आज मैं आपको बैंकों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक होता है। ये हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सन 1934 में अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। ये बैंकों का बैंक कहलाता है। ये सभी बैंकों के लिए नियमन करता है, निर्देशन करता है और उन पर कंट्रोल करता है। यही देश की मौद्रिक नीति बनाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के बैंक आते हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वे बैंक हैं जो कि रिजर्व बैंक के अधिनियम की द्वितीय तालिका, यानी कि जो ये एक्ट है उसकी द्वितीय तालिका है, उसमें जिनका नाम शामिल है वो शेड्यूल बैंक हैं। और इस अधिनियम के एक्ट की द्वितीय सूची में जिन बैंकों का नाम शामिल नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल बैंक दो प्रकार के हैं, कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कॉमर्शियल बैंक इन्हें वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। ये इनका मुख्य काम रुपया जमा करना, रुपया प्राप्त करना और ऋण के रूप में रुपया देना है। और ये ग्राहक के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे सारे बैंक हैं जिनका 50% से अधिक हिस्सा सरकार का होता है, जिनका पूरा नियंत्रण आरबीआई करता है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक आते हैं और राष्ट्रीय बैंक भी आते हैं। रिजर्व बैंक भी राष्ट्रीय बैंक है, लेकिन इसको अन्य बैंकों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती वहां पर ये उसके प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक हैं जिनका निजी समूह के द्वारा संचालित होते हैं, जिनका बड़ा हिस्सा शेयर धारकों के पास होता है। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक ऐसे बैंक हैं जो अपने देश और मेहमान देश दोनों के नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ये जो व्यापारी इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं उनको जो बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता होती है उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों, खेतिहर, मजदूर, कारीगर, ग्रामीण और छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए स्थापित किए गए। और ये सन 1975 में एक अध्यादेश द्वारा स्थापित किए गए थे। ये भी आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। सहकारी बैंक ऐसे बैंक हैं जो ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समानता, स्वयं सहायता, सहकारिता, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हितों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। जिले में जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं। और राज्य की सर्वोच्च सहकारी संस्था राज्य सहकारी बैंक होती है। इनको हम इस प्रकार भी जान सकते हैं। व्यापारिक बैंक, इनका मुख्य कार्य जमा प्राप्त करना, रुपया ऋण के रूप में उधार देना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक जिनकी 50% हिस्सेदारी सरकार के पास होती है और इनका नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। प्राइवेट बैंक जो निजी समूह के द्वारा संचालित होते हैं। विदेशी बैंक जो कि अपने देश और मेहमान देश दोनों के नियमों को पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। और ये बड़े कॉर्पोरेट घरानों को जो बैंकिंग सुविधाएं की आवश्यकता होती है उनको देने के लिए बने होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मैंने बताया था आपको, खेतिहर, मजदूर, ग्रामीण और छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए स्थापित किए गए थे। 1975 में एक अध्यादेश द्वारा स्थापित किए गए थे और ये भी आरबीआई द्वारा कंट्रोल होते हैं। सहकारी बैंक यानी कि इनका उद्देश्य है एक प्रत्येक के लिए, प्रत्येक एक के लिए। तो ये समानता, स्वयं सहायता और सहकारिता और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हितों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले केंद्रीय बैंक के बारे में। ये बैंकों का बैंक है और अन्य सभी बैंकों की क्रियाओं का निर्देशन और कंट्रोल करता है और ये देश की मौद्रिक नीति को भी बनाता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि बैंकों के प्रकार के अंतर्गत सेंट्रल बैंक के अंतर्गत दो प्रकार के बैंक आते हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। अगली कक्षा में मैं आपको बैंकों की कार्यप्रणाली के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।